हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग घटना चक्र के बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक देख रहे थे। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 38 बीपीएससी से लेकर 68 बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 101 तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 102 से प्रारंभ करने वाले हैं। ठीक है, तो 102 का जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है, इसमें कौन सा गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। तो देखिए, बीपीएससी का ये 2017 का क्वेश्चन था, लेकिन ये विवादित रहा है। वैसे बीपीएससी 2017 में ए ऑप्शन माना है, लेकिन इसका जो सही उत्तर है ई है। अब ई उत्तर क्यों है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा एक्सप्लेनेशन में देख लेंगे। देखिए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले थे। इसका काल लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, शौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्ता कालीन नाटककार थे, नाटक जिसको साहित्यकार बोलते हैं। स्वमिला गुप्ता कालीन नाटककार हैं, जिसे कालिदास ने भास और कपिपुत्र के साथ याद किया है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया था। लेकिन अगर हम लोग 2017 के अगर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने प्रारंभिक में उत्तर में इसका सही जो विकल्प है ये माना था, क्योंकि गुप्ता काल जो है 275 एडी से स्टार्ट हुआ, श्री गुप्ता के द्वारा प्रारंभ किया गया, जो कि सुश्रुत के सामान्य काल जो है वो प्राय 600 बीसी से लेकर 1500 बीसी के करीब 1000 वर्ष बाद है। इसीलिए सुश्रुत को गुप्ता काल के समकालीन माना। ठीक है, तो ये बीपीएससी जो है इसका ऑप्शन जो है सुश्रुत माना है, लेकिन वो उसका काल नहीं है, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री वेंगसैंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो ये थे नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ने आए थे। चीनी यात्री वेंगसैंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 637 ईसा में वेंगसैंग नालंदा विश्वविद्यालय गया था, और इस समय यहाँ के कुलपति जो आचार्य थे वो शीलभद्र थे। लगभग 150 वर्ष तक नालंदा में निवास कर उसे योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा ये सब भ्रमण करते हुए कांचीपुरम तक पहुँचे थे। अपनी यात्रा के दौर में वेंगसैंग ने पुनः नालंदा आया था, और इसका व्याख्या भी दिए थे, बुक भी उन्होंने लिखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है 104 नंबर क्वेश्चन, वेंगसैंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था। तो मथुरा जो है उस टाइम में सबसे सूती वस्त्रों का सबसे प्रसिद्ध नगर माना जाता था। चीनी यात्री वेंगसैंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। मथुरा एक औद्योगिक नगरी थी। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि इसके सूती वस्त्र जो है उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध थे। वेंगसैंग ने मथुरा की आर्थिक वृद्धि, समृद्धि, व्यापारिक प्रगति की पुष्टि की है। वह लिखता है कि मथुरा के बाजार में बिकने वाली वस्तु काफ़ी सजा कर रखी जाती थी। ठीक है, ये हम लोग देख लिए। आगे बढ़ते हैं 105 नंबर में। 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कविवान निवास करता था। कविवान जो था वो कहाँ पे निवास करता था, तो वो पाटलिपुत्रा में निवास करता था। बाणभट्ट बेसिकली बाण जो यहाँ लिखा बाणभट्ट है, इसका मतलब बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये पाटलिपुत्रा क्षेत्र के निवासी थे। हर्षाचरित, कदम्बरी, चंडी शतक इसके प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये सब बुक आप लोग थोड़ा याद रख लीजिएगा। हर्षाचरित, कदम्बरी और चंडी शतक जो है इनकी प्रमुख रचना थी बाणभट्ट की। ठीक है, क्वेश्चन है 106 नंबर। 106 नंबर में कह रहा है कि चीनी यात्री स्टिंग ने बिहार का भ्रमण किया था लगभग कब। तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर है। इसका जो सही आंसर है, चीनी यात्री 671 या 672 ईस्वी में जब वह युवक था तब भारत आया था। अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अन्वेषण को देखने की इच्छा से उसने पश्चात विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया, और 675 से लेकर 685 ईस्वी तक यह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, लगभग 10 साल। और 693-94 ईस्वी में लगभग सुमात्रा होता हुआ वह चीन लौट गया। ठीक है, 10 साल लगभग ये भारत में रहे थे। आगे है अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाइहान ने किसके शासनकाल में भारत आया था। तो फाइहान जो भारत आया था वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, इसके शासनकाल में चीनी यात्री फाइहान भारत का यात्रा किया था या भ्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है,
नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। वेंगसैंग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक जो है शक्र द्वितीय था, जिसने बौद्ध धर्म में 3 रत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई। शक्र द्वितीय की पहचान कुमारगुप्त प्रथम के तौर पर किया जाता है, जिसका कार्यकाल जो है 415 से लेकर 455 ईस्वी तक मानी जाती है। कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि जो था महेंद्र आदित्य की भी उपाधि ये कुमारगुप्त फर्स्ट को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो जावा सुमात्रा तक ये इसका क्या था? संपर्क था। पाल वंशीय शासक जो देवपाल, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी माना जाता है, लेखों में उन्होंने परम सौगात कहा गया है। उसे जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बलदेव पुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव भी दान में दिए थे, तो इसका उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन है 110 नंबर। 110 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने के लिए प्रार्थना की थी? तो वो थे बलदेव पुत्र। स्वर्णभूमि शासक बलदेव पुत्र ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव अनुदान देने की प्रार्थना की थी। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण थे? तो ये मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 112 नंबर। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे? तो ये कौन थे? चंडेल के शासक थे। खजुराहो के मंदिर चंडेल राजाओं के समय में 1950 से लेकर 1050 ईस्वी के बीच बनाए गए। यहाँ के मंदिरों में कंदेरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? तो उनका नाम क्या है? धर्मपाल, जो पाल वंशीय है। विक्रमशिला का विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। इसका स्थापना पाल वंश के संस्थापक जो थे, पाल वंश के जो राजा थे धर्मपाल, उन्होंने की थी। दीपांकर श्री ज्ञान जो अध्यापक और अतीश के नाम से प्रसिद्ध थे, यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान रहे थे। ये दोनों नाम आप याद रख लीजिएगा, दीपांकर एवं अतीश, जो वहाँ के सुप्रसिद्ध अध्यापक थे और तिब्बत भी गए थे ये। अगला क्वेश्चन है 114 नंबर। 114 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? तो ये जो है कदम्ब शासक का जो है उल्लेख इसमें नहीं है। बाकी चेर शासक, चोल शासक और पांड्य शासक का जो उल्लेख मिलता है संगम साहित्य में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं संगम साहित्य में जो मेंशन है, कौन कौन राजाओं का मेंशन किया गया है। चोल शासक का, चेर, पांड्य राजाओं का उद्भव और विकास का विवरण यहाँ प्राप्त होता है। इन राजाओं के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण की ओर सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश डालता है ये संगम साहित्य। तो ठीक है, इसमें चोल, चेर डायनेस्टी, पांड्या डायनेस्टी, ये सब का उल्लेख वहाँ पे किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? ये विख्यात था बेसिकली कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरेयूर। तमिलनाडु के तिरुचुपल्ली के अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरेयूर संगम, जो संगमकालीन चोलों की राजधानी भी थी। यह कारी एवं वर्णम नामों से भी प्रसिद्ध है। इनका और भी नाम था, कारी एवं वरानम नामों से भी प्रसिद्ध था। संगम युग में उरेयूर कपास तथा सूती वस्त्र के लिए बहुत ही फेमस था। लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो मुद्राक्ष का लेखक जो है वो विशाख दत्त हैं। मुद्राक्ष की रचना विशाख दत्त के द्वारा किया गया था। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश डालता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विरसल तथा कुलीनहीन कहा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 117 नंबर। इसमें कह रहा पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के जो लेखक है चंदबरदई जो है, ये पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक हो गए चंदबरदई, जो है पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं।
चौहान वंशीय शासक जो पृथ्वीराज तृतीय है, जिसको राय पिथौरा के दरबारी कवि चंद्रबरदई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है 118 नंबर क्वेश्चन है स्वप्नवास वदंता के लेखक कौन है, ऑथर कौन है? इसके जो ऑथर है ये भाष्य है। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं, जिन्होंने 1919 में श्री टी गणपति शास्त्री ने ट्रावणकोर राज से प्राप्त किया है। इन नाटकों का नाम जो देखिए इस प्रकार है, ठीक है। ये जो सारे नाम आपको दिख रहा है, ये सारे जो भास के द्वारा रचित शास्त्र है या नाटक कह सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो ये लिखा गया था कालिदास के द्वारा। कुमार संभव महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की थी। इसमें 17 सर्ग है, जिसमें प्राकृतिक चित्रण एवं कार्तिकेय की जन्म का विवरण वर्णित है, या विवरण कह सकते हैं, विवरण है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन 120 नंबर, किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था? ये लिखा गया था भैरवी के द्वारा लिखा था। किरातार्जुनीय जो है पुस्तक के लेखक भैरवी है। इस पुस्तक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन और किरात के वेशधारी विश्व के युद्ध का वर्णन मिलता है। अर्जुन और किरात के युद्ध का वर्णन इस बुक में मिलता है, लिखा है भैरवी। अगला क्वेश्चन है 121 नंबर, उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो वो कौन है? तो मिलिंद पानो। ये क्या है कि व्यापारिक मार्गों पर क्या कुछ बात नहीं किया, बाकी संगम साहित्य, जातक कहानियाँ, ये सारे जो है ये सब बात किया है कि जो प्राचीन काल में जो व्यापारिक मार्ग हुआ करता था उस सारे के विवरण इसमें मिलता है। लेकिन मिलिंद पानो जो एक बुक है, ये पाली भाषा में बौद्ध भिक्षुक नागसेना के द्वारा लिखा गया है। इसमें मिलिंद पानो इसलिए इनका नाम पड़ा, जो एक इंडो ग्रीक किंग हुआ करते थे जिनका नाम था मिलिंद पानो, ठीक है। मिलिंद पानो नाम हुआ करता था, और नागसेना के बीच जो बौद्ध धर्म से डिस्कशन हुआ था उसी का ये विवरण है। मनेंदर नाम था, सॉरी मनेंदर और नागसेना का जो वार्तालाप हुआ था उसी का विवरण इसमें मिलता है, लेकिन मार्गों का विवरण नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है हर्षचरित्र। हर्षचरित्र पुस्तक नाम किसने लिखा था? हर्षचरित्र जो पुस्तक था ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था बाणभट्ट के द्वारा। हर्षचरित्र ग्रंथ की जो रचना है वो बाणभट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। और ये जो है लिखा गया था हर्षवर्धन के टाइम में, उसके पूर्वजों का जीवन वृत्तांत यहाँ पे मिलता है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापन विजया चोला था। चोल साम्राज्य की स्थापना विजया चोला ने किया था। विजया चोला साउथ इंडियन डायनेस्टी है, जो प्रारंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। उन्होंने 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया। तंजौर के शैव एवं राजा राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा प्रथम के द्वारा किया गया था, जो इसी चोल डायनेस्टी का एक सुप्रसिद्ध राजा हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है 124 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है चोल का काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल काल में ग्राम पंचायत विलेज असेंबली के लिए ये प्रसिद्ध थे, चोल डायनेस्टी। आइए इसका थोड़ा व्याख्या पढ़ लेते हैं। इस व्याख्या में कह रहा है चोल शासक की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वयं सत्ता शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन के लिए था। ये ग्राम पंचायत चोल काल में प्रसिद्ध था। उत्तर मेऊर से प्राप्त अभिलेख से ग्राम पंचायत के कार्य आदि वर्णन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन 125 नंबर, इसमें कह रहा है कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तभी इसका हम लोग बात किए थे। ये कौन थे? ये चोल डायनेस्टी, चोल साम्राज्य फेमस थे। अगला क्वेश्चन है 126 नंबर, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? तो ये कहा जाता था गोपुरम, ठीक है। दक्षिण भारत में जो मंदिर थे उसके आकर्षक द्वार जो है वो कहलाते थे गोपुरम कहलाते थे। इसका व्याख्या देखिए क्या कह रहा है कि दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते थे। पांडे चोल के राजकाल में द्रविड़ शैली की पनपती रही है, मतलब कि इसी टाइम में ये विकसित हुआ था। पांडे काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उसके प्रांगण के चारों ओर प्राचीर बनाए जाते थे, मतलब एक दीवार टाइप से बनाए जाते थे। उनके प्रवेश द्वार पर, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, भव्य विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। चोल कालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम है, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री यहीं पे ख़त्म हो जाता है।
एंशियंट हिस्ट्री जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाता। आगे हम लोग मिडवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत हम लोग देखेंगे। मध्यकालीन हिस्ट्री ये देखिए यहाँ पे है, मध्यकालीन भारत का इतिहास के बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश के प्रथम शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि क्या कह रहा है, थोड़ा लंबा सा एक्सप्लेनेशन है। चलिए, भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 से लेकर 1210 तक इनका राज रहा, मतलब 4 साल के आसपास। वह ऐबक नाम तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निसापुर के काजी फारुखुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा था। काजी ने उसका उचित ढंग से देखभाल की और सभी शिक्षा में पूर्ण कराया। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिसके कारण वह कुरान खान या कुरान का पाठ करने वाला के नाम से भी प्रसिद्ध हो गया। बाद में वह निसापुर से गजनी लाया गया, जहां उसे गोरी ने खरीद लिया। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर वह शीघ्र ही ऐबक ने गोरी का विश्वास प्राप्त कर लिया और गोरी ने उसे अमीर आखुर के पद पर बैठा दिया और यहीं से उनके जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। वह दिल्ली का पहला तुर्क शासन बना। दिल्ली का पहला तुर्क शासक जो बना वो कौन बना? कुतुबुद्दीन ऐबक बना था। वह दिल्ली का वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। यद्यपि वह लाहौर से ही शासन करता था। उसी को भारत में तुर्क राज का संस्थापक माना जाता है। गौरी की मृत्यु के बाद लाहौर के नागरिकों द्वारा अनियंत्रित करने पर वहां पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथों में ले लिया। यद्यपि उसने अपना राजाभिषेक गौरी के मृत्यु के 3 माह पश्चात जून 1206 में कराया। ऐबक के कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ये याद रखिएगा, ऐबक ने कभी सुल्तान की जो उपाधि है धारण नहीं की थी। उससे केवल मलिक और सिपहल सलार की पदवियों से ही अपने संतुष्ट रखा। ये आप याद रखिएगा, सुल्तान की उपाधि उन्होंने कभी धारण नहीं की थी। गौरी के उत्तराधिकारी जो था वो घियासुद्दीन द्वारा मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद नियम पूर्वक 1208 ईस्वी में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली थी। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो ये लाहौर से ही राज हुआ करता था। तो ये अपनी राजधानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो लाहौर में ही रखे थे। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है जो कि कहाँ बनाया गया था, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था, उसे लाख बख्श के नाम से भी जानते थे। इसका मतलब होता है लाखों में दान देने वाला। ठीक है। फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। मतलब कहीं किसी को अगर कोई उपाधि देना होता था तो ऐबक कहा जाता था, क्योंकि ऐबक जो थे वो एक बार में लाख रुपया दान देते थे, इसलिए उसे लाख बख्श कहा जाता था। इसकी एक उपाधि कुरान खान भी कहा जाता था, क्योंकि ये कुरान को बहुत ही सुरीले आवाज़ में ये पढ़ते थे, इसलिए कुरान खान के नाम से भी जानते थे। आग था और ये सत्यापन कला में भी रुचि रखते थे। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फख्र मुदबिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। हसन नियाजी ने ताज उल मासिर की रचना की थी। ये बुक का नाम याद रखिएगा, ताज उल मासिर जो है इसकी रचना किए थे हसन निजामी के द्वारा किया गया था। ऐबक ने दिल्ली के कुतुबुल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, देखिए 2 मस्जिद वो बनाए थे। दिल्ली में बनाए थे कुतुबुल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा बनाए थे अजमेर में, राजस्थान में झोपड़ा का निर्माण करवाया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का भी निर्माण का कार्य प्रारंभ किया था, जिसे इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया था। मतलब कुतुब मीनार का जो कार्य था जो शुरू किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, लेकिन जो ख़त्म किया गया है वो इल्तुतमिश के द्वारा ये कार्य ख़त्म किया गया था। आगे है कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तभी हम लोग पढ़े ये इल्तुतमिश के द्वारा ये कार्य पूरा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसके प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो ये जो किया था ये कुतुबुद्दीन ऐबक को। गौरी की विजय के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अख्ता प्रथा स्थापित हो गई। तो अख्ता प्रथा जो स्थापित करने वाले थे वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। गौरी ने मोहम्मद सास यानी मोहम्मद गौरी कहा जाता था उसको, ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 में हांसी अक्का और इक्का प्रांत प्रदान किया। 1192 में तराइन के युद्ध में उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके कार्य से प्रसन्न होकर गौरी ने उसे क्रमश कुहराम और समान का प्रशासक नियुक्त किया, किंतु
1192 और 1206 ईस्वी तक उसने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तर भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्क शक्ति का विस्तार किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता जो थे वो थे बख्तियार खलजी। मोहम्मद गौरी के एक साधारण दास था जिसका नाम था मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी। 1193 ईस्वी से लेकर 1202 ईस्वी तक मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी उदंतपुरी पर कब्जा कर लिया। उसने 1202 से 1203 ईस्वी के आसपास बंगाल पर भी आक्रमण किया। उस समय वहाँ का राजा जो थे वो लक्ष्मण सेन थे। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकल गया था। ठीक है, भाग निकला था। तुर्क सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह से यहाँ पे लूटपाट किया था। अब यहाँ पे जब लक्ष्मण सेन भाग जाते बिना युद्ध किए तो राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर दक्षिण बंगाल में शरण ली थी, वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। ठीक है, प्रसिद्ध पर्शियन इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकत इ नासरी में बिहार में उसे हमलों के बारे में विस्तार का जो भी हमला हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक या इसके द्वारा बख्तियार खलजी के द्वारा, इसका विवरण जो हमको मिलता है वो तबकत इ नासरी से मिलता है। जिनका जो लेखक थे वो लेखक कौन थे? मिनहाजुद्दीन सिराज इनके लेखक थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार पर बख्तियार खलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है। अभी हम लोग पढ़े तबकत नासरी से, तबकत इ नासरी बुक है, इससे मिलता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था बख्तियार खलजी के द्वारा, ये किया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, ये नियुक्त किया था मलिक जानी को। मलिक जानी को क्या किया था? सूबेदार नियुक्त किया था इल्तुतमिश के द्वारा। 1255 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं राड पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिंसामुद्दीन ऐवाज को पराजित किया। ऐवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने ऐवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसके शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकांश सिद्धांत मतलब थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? तो वह था बलबन। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत मतलब थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत या थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया? वो कौन थे? वो थे बलबन। इसका व्याख्या देख लेते हैं। बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिन्होंने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी का ईश्वर का प्रतिनिधि होता है या नियावत और खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है, मतलब पैगंबर के बाद जो स्थान है वो सुल्तान का होता है। राजा जिले अल्लाह या जिले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब मतलब होता है। जो सुल्तान होता है वो ईश्वर का प्रतिबिंब होता है। उसने पुत्र बुगड़ा खां से कहा कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सब थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ दिया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो ये अपनाई थी बलबन के द्वारा। ये बीपीएससी 2020 में पूछा गया था। बलबन के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजस्व सिद्धांत की 2 मुख्य विशेषता थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है, मतलब सुल्तान का पद जो दिया जाता है वो स्वयं भगवान या खुदा के द्वारा दिया जाता है। और द्वितीय था, सुल्तान निरंकुश होना चाहिए, आवश्यक है। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी का ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है और उसके साथ उसका जो स्थान होता है पैगंबर के बाद स्थान होता है सुल्तान का ही होता है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्य की आलोचना का अधिकार बिल्कुल नहीं है, मतलब सरदार जो भी करे उसका आलोचना कोई भी नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब उसने राजतत्व किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदर्शों के पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कहा था किस सुल्तान के लिए? तो ये कहा था अलाउद्दीन खिलजी के लिए ये स्टेटमेंट दिया था बर्नी। इसका एक्सप्लेनेशन है,
जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज का नियंत्रण स्थापित किया। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि में क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने का आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने राजपद के विषय में बलबन के विचारों को पुनः जीवित किया। वह राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मात्र माना जाता है। उसकी अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझता था। इसीलिए उन्हें खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचना नहीं की। उसने अपने आप को यामनी उ खिलाफत नासरी अमीर उ मुमानिन बताया। इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। अलाउद्दीन उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में उसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी। वो कौन थे? तो देखिए ये थे जफर खां। जफर खां अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से एक था जो मंगोल से युद्ध करते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोल के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि उस रात 30 कोस पीछे हट गए, मतलब वापस चले गए। ठीक है, चलिए आगे है रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या है? मतलब जो पद्मावती थी उनके पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह। आप लोग देखे भी होंगे ये मूवी। ठीक है, पद्मावत की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखा गया काव्य पद्मावत में है। इसके अनुसार जो चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की पत्नी थी अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी, मतलब इतना सुंदर कि उसका कोई दूसरा जोड़ा नहीं था। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सौब के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था। उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समानता सुलेमान से और पद्मावत की सुलना सौबा से की थी। संभवतः इसी आधार को मानकर मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह रानी पद्मावत की कहानी बनी थी। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो यहाँ का जो शासक थे वो चंद्रदेव थे उस टाइम में। ठीक है, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासन रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण के बाद होकर उससे प्रति वर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया और 1305 ईस्वी अथवा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिसके कारण 1307 में अलाउद्दीन ने मलिक कफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी और रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। अगला क्वेश्चन है किस सुल्तान के काल में खलीफा भूमि अत्यधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो ये हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। इसका एक्सप्लेनेशन है अलाउद्दीन राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उस सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली थी जिन्हें वह मतलब राज द्वारा प्रदत्त संपत्ति इनाम और ये सब जो दिए थे वो सारे छीन लिए थे। फलतः खलीसा भूमि का अत्यधिक पैमाने पर विकसित हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो ये करवाया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ था। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसे एक चौकोर बड़ा कमरा है जिसके छत पर एक गुंबद है और इसकी चारों ओर जो है एक प्रवेश द्वार बनाया गया है। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? तो वो थे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो बनाया गया था, सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया था। फिरोज शाह तुगलक का शासन भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करवाने के कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया, जिसमें फिरोज तुगलक
उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक और सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने, ये याद रखिएगा, हक और सर्ब जो है ये सिंचाई कर लगाया जाता था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरें का पानी प्रयोग में लाते थे, उसकी पैदावार का लगभग 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दरुल सफ़ा क्या था? तो ये था एक खैराती अस्पताल था दरुल सफ़ा, जो कि बनाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। राज के खर्च पर हज की यात्रा करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक ही था, जो कि राज के पैसा खर्च करके आदमियों को हज पे भेजता था। उसे दल उस सफ़ा नामक एक खैरात अस्पताल की स्थापना भी की थी। उससे कुशल हकीम रहते थे, मतलब डॉक्टर रहा करते थे उस टाइम में। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? यहाँ पे इसका सही आंसर है बेरोजगार को जो रोजगार दिए थे वो थे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने समान लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर रोजगार दफ्तर खोलकर प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता को पूरी जांच पड़ताल के बाद उसे नौकरी दिया जाता था। ठीक है, नियुक्ति पत्र दिया जाता था। तो इसमें हम लोग अब यहीं पे रखते हैं, फिर आगे जो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो, उसमें 21 नंबर से स्टार्ट करेंगे। और ये जो हम लोग अभी कर रहे थे, ये मिडवल हिस्ट्री कर रहे थे, मिडवल इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन अकेडमी। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।